हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का खास शो शक्ति की समृद्धि। आज शो में बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े सबसे गंभीर खतरे की, जो कि है साइबर क्राइम। भारत में साइबर फ्रॉड और महिलाओं के साथ हो रहे ऑनलाइन अपराध रिकॉर्ड स्तर पर हैं। महिलाएं सोशल मीडिया से लेकर फाइनेंशियल फ्रॉड तक हर जगह सबसे बड़ी शिकार बन रही हैं। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे मामले और बचाव का रास्ता क्या है, इस पर चर्चा होगी। तो चलिए आपको बताते हैं आज के शो में क्या कुछ खास है, किस पर बातचीत होने वाली है। ऑन द शो आप क्या क्या जानेंगे। देखिए, अगर सबसे पहले बात करें तो डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी का नया ट्रेंड आप जानेंगे, किस तरीके से दिखाई दे रहा है, किस तरीके से डेटा सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या बता रहा है साइबर क्राइम का ग्राफ, ये ग्राफ किस तरीके से साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कैसे आपराधिक मामले साल दर साल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो महिलाएं क्यों बन रही हैं सबसे आसान शिकार, क्यों पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ऑनलाइन ठगी या ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बनाना जो है आसान हो गया है। इसके अलावा आपको बताएं क्या कुछ आज आप जानेंगे तो सोशल मीडिया अपराध, फर्जी प्रोफाइल और उत्पीड़न, मतलब किस तरीके से फर्जी प्रोफाइल बनाकर महिलाओं की और उत्पीड़न का शिकार वो हो जाती हैं, किस तरीके से उन्हें फंसाया जाता है, ब्लैकमेल करा जाता है। अगर बात करें तो इसी सब मामले में पैसों की ठगी भी देखने को मिलती है। साइबर क्राइम से बचाव के उपाय क्या हैं और कानून क्या कहता है, किस तरीके से अगर आप इसका शिकार हो जाते हैं तो बच सकते हैं, कहाँ हेल्पलाइन है, क्या हेल्पलाइन नंबर है, क्या हेल्पलाइन की साइट है, ये तमाम चीज़ें आप आज शो में जानेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो महिला सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट और डिजिटल सुरक्षा का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो इस पर भी आज शो में चर्चा होगी। साथ ही अगर आपको बताएं तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि नोएडा की एक बुजुर्ग महिला को कैसे ठगा गया है शातिर तरीके से। साइबर अपराधियों ने नोएडा की बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 44 लाख रुपए ठग लिए। साइबर अपराधियों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर फोन किया और उन्हें बताया कि उनके नाम से कई बैंक अकाउंट खुले हैं, जिनके जरिए आतंकवादियों को फंडिंग की गई है। महिला ने खुद को 23 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। देश में महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। तो देखिए किस तरीके से 23 दिन तक ये महिला जो है साइबर अरेस्ट रही है, डिजिटल अरेस्ट रही है। लगभग 1 महीना इन्होंने किस तरीके से परेशानी झेली है, अपने पैसे लाखों रुपए गंवा दिए हैं। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी, कैसे आप इन सब से बच सकते हैं। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश की जानी मानी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट दिव्या तनवर जुड़ी हुई हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए धन्यवाद। हाँ जी, आपको बता दें दिव्या तनवर जो है महिलाओं से जुड़े साइबर अपराधों पर गहराई से काम कर चुकी हैं। वो हमें बताएंगी कि साइबर क्राइम क्यों तेजी से बढ़ रहा है और महिलाएं खुद को किस तरीके से सुरक्षित रख सकती हैं। मैम हमें तमाम चीज़ें बताएंगी, क्या कुछ तरीके हैं, कैसे आप सेफ रह सकते हैं, इन तरीके की चीज़ों से बच सकते हैं। मैम सबसे पहला सवाल, डिजिटल अरेस्ट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाया है, तो नोएडा की महिला के साथ हुई डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं क्यों नहीं रुक पानी है? देखिए, जब भी महिलाओं की बात आती है तो मैं हमेशा जोर देती हूँ कि वनरेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता जा रहा है। या तो ये टीनेजर को टारगेट करते हैं या ऐसी महिलाओं को टारगेट करते हैं जो इतनी डिजिटल इक्विप्ड नहीं है या उनको इतनी जानकारी नहीं है। जैसे आपने कहा कि महिला एक वृद्धावस्था में थी, बूढ़ी महिला थी, तो रीजन क्या हुआ कि आपने तो जब हमारे पास डिजिटल युग की जैसे स्टार्टिंग हुई उसके बाद तो हमें कब बताया नहीं क्या ना कि क्या नहीं करना है। आजकल मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका यही है बचने का कि आपको पता होना चाहिए क्या मुझे सोशल मीडिया पे नहीं करना है, कहाँ पे मुझे अपना लिंक क्लिक नहीं करना है, कहाँ पे मुझे अपना अकाउंट नंबर के बारे में जानकारी नहीं देनी है, या कितनी इंफॉर्मेशन मेरे लिए सेफ है और ये चीजें स्ट्रिक्टली नो है। हमेशा से अभी स्टार्ट हुआ था, गवर्नमेंट ने भी कहा था कि कॉलर ट्यून पे बताया था कि जब एक कॉलर ट्यून आती थी उसमें बताया था ये चीजें ना करें, अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। तो महिलाओं के साथ अगर कोई भी ऐसी चीज होती है, जैसे बुजुर्ग महिला थी, उनके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनको नहीं पता, क्योंकि अवेयरनेस इज द ओनली मेजर।
कि आप ना प्रिकॉशन ले सकते हैं कि अवेयरनेस किस, क्योंकि रोज नए नए तरीके के क्राइम आते हैं। मैं रोज पढ़ती हूँ कि इस तरीके का क्राइम हो गया, जो मुझे लगता है कि अच्छा ये कैसे हुआ, मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। तो आप समझिए कि उनके लिए कितना जरूरी होगा, क्योंकि कोई नहीं समझा रहा। टीनेजर्स से तो हम बात कर सकते हैं, पर महिलाओं, जो बुजुर्ग महिलाएं, उनको कौन बताएगा। तो RCW और जैसे होता है ना कि आप सोसाइटी के अंदर हो, किसी भी जगह पे हो, तो एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो आपको नई नई चीजें, नई प्रॉब्लम आती जा रही है तो उनको बताएं जरूर। तो डिजिटल अरेस्ट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किस तरीके से ठगी की जा रही है आजकल। जी, तो मतलब अवेयरनेस जो है ये एकमात्र तरीका है जिस तरीके से जी आप बिल्कुल। ट्रैप होने से ही बच सकते हैं। देखिए, ट्रैप हो गए हैं, उसके बाद का प्रोसीजर अलग है, उससे आप कैसे निकलेंगे, लेकिन ट्रैप होने से ही आप कैसे बचेंगे, इसलिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। इनफैक्ट मैम, आपने जो कहा कि सोशल मीडिया पर क्या कुछ पोस्ट करना है, क्या डालना है, इसका एक बहुत ही हैरान कर देने वाला केस मैंने बहुत साल पहले सुना था। एक फैमिली ने अपनी वेकेशन की पोस्ट डाल दी थी सोशल मीडिया पर और लिखा था दैट वी हैव लेफ्ट फॉर द वेकेशन, और पीछे से उनके घर में चोरी हो गई थी। तो ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है मुझे लगता है। इसके अलावा मैम, भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है? मतलब क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? जैसे आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, हमें लगता है कि वो जो फीलिंग होती है ना, मिसिंग आउट, ये हमें बहुत जरूरी है कि हम जो जो चीजें कर रहे हैं वो हमें सोशल मीडिया पे डालनी है। पर बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप ना करिए। अगर आप किसी जगह घूमने जा रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो कृपा करके उस दिन का फोटो मत डालिए। जहां जा रहे हैं वहां ना बताइए कि मैं इस जगह पे जा रही हूँ, XYZ, जो भी जगह जा रहे हैं ना जाइए। ना बताइए कि मैं इस जगह पे जा रही हूँ। 2-3 बात, अगर कुछ मुझे लगता है ना कि कुछ नहीं बिगड़ता, अगर एकदम से लोगों को आदत है ना सेल्फी खींच के डालने की, जी। मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना कि मैं अपनी फैमिली के साथ 2 दिन के लिए जा रही हूँ, तो आपने कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक सोशल मीडिया पे परोस दी है, जिसको कहते हैं ना कि आपने खुला निमंत्रण दे दिया है चोरों के लिए और उन लोगों के लिए। आप जहां भी जा रहे हैं, आपके साथ भी कुछ ना दुर्घटना हो सकती है। तो आप ऐसी चीजें मत करिए, क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली है। आपके लिए बहुत जरूरी है कि एक दायरा बनाइए कि मैं इस तरीके की चीजें से, हम जब छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा हमसे कहते थे कि जरूरत से ज्यादा बात नहीं करनी। अब तो सोशल मीडिया आ गया, आप सारी बातें उसको बता रहे हैं, और उसमें किस तरीके के लोग अटैच हैं आपको नहीं पता, क्योंकि सोशल मीडिया में आप दूसरे का चेहरा तो नहीं देख सकते। लाइक और अनलाइक के चक्कर में हमारी जिंदगी बीतती जा रही है, और हम सबको फ्रेंड बनाने के लिए, जैसे होता है ना कि फ्रेंड बना लिए, नंबर ऑफ लाइक्स बढ़ जाएंगे। तो आप एक लिमिट लगाइए कि मुझे ये तो नहीं करना। तो एक सबसे पहली चीज मैं हमेशा कहती हूँ, सोशल मीडिया पे कभी मत डालिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और अपने बच्चों का फोटोग्राफ तो बिल्कुल मत डालिए। क्योंकि आपने बच्चों की फोटोग्राफ अगर स्कूल ड्रेस में डाल दी, मुझे वो बहुत स्केरी लगता है कि जब भी आप किसी बच्चे का फोटोग्राफ डालते हैं या किसी फैमिली का मेंबर का डालते हैं कि मैं, तो आपने उसकी पहचान तो सोशल मीडिया पे परोस ही दी ना। तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हम फंस जाते हैं। बिल्कुल, और ऐसे कई तरीके के जो है अपराध देखने को मिलते हैं। कहीं पर आपका QR कोड स्कैन करने के लिए आपको कहा जाएगा, फिर आपको ठग लिया जाएगा, आपके पैसे चले जाएंगे, आपकी फोटोज मॉफ की जाएंगी, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। डिजिटल अरेस्ट पर तो आज हम चर्चा कर ही रहे हैं। मैम, किस तरीके के साइबर अपराध सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आप साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं, आपको ज्यादा पता होगा। देखिए, 2 तरीके के अपराध अगर मैं अभी का ट्रेंड देखूं, तो एक तो जो होते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड तो वो है कि आपको छोटा सा लालच दे दिया कि आपकी पैसे दुगने हो जाएंगे, या आपको डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा, या इस लिंक पे क्लिक करिए आपको लॉटरी लग जाएगा। तो कुछ भी इजी मनी तो नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इफ एनीथिंग इज फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। आप उस चीज को मत लीजिए कि जरूरत से ज्यादा जो आपको लुभावनी लग रही है। जैसे डेटिंग साइट है, डेटिंग साइट के अंदर आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे देती है, इवन पर्सनल फोटोग्राफ भी शेयर कर देती है, जो आगे जाके आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं आपके फोटोग्राफ के साथ क्या हो रहा है। और आजकल तो AI का युग है, आपके फोटोग्राफ किस तरीके से मॉर्फ करके कहाँ पे भेजे जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें ना करिए। क्लोनिंग बहुत बड़ी चीज हो गई है कि मैं अगर यहाँ पे बैठ के बात कर रही हूँ, मेरे फोटोग्राफ की क्लोनिंग हो जाएगी, मेरे प्रोफाइल की क्लोनिंग हो जाएगी। तो बहुत साइंटिफिक चीजें, जो लगता है ना कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत इजी है कि जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। मेरा फोटोग्राफ, पहले जमाने में होता था ना कि फोटोग्राफ, मेरा फोटो कोई क्लिक कर रहा है तो बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन होता था। अब तो आजकल हम खुद ही फोटोग्राफ डाल रहे हैं और खुद चाह रहे हैं कि लोग हमें देखें और लाइक करें। तो ये जो दौड़ में आपको नहीं पड़ना है। हम लोग अगर
बहुत कोशिश करें कि प्रिकॉशन लेके रखें तो बहुत सेफ रहेंगे और सबसे ज्यादा हमारी फैमिली सेफ रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम इसके अलावा जो हमने केस देखा अभी शो की शुरुआत में, किस तरीके से एक महिला को, नोएडा की ही महिला को 23 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर लिया। मैम ये जो डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं हैं, ये कितनी ज़्यादा सीरियस चुनौती बन सकती हैं? देखिए, लोगों को ना ये लगता है कि अगर एक ड्रेस हमने पकड़ ली है, पहन ली है, या किसी भी ड्रेस में हम आ गए हैं तो पुलिस वाला है, हमको कुछ थ्रेट कर रहा है, तो डिजिटल अरेस्ट इसी के। और इन लोगों को डराना, जो मैं कहती हूँ ना, वनरेबिलिटी तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। वनरेबिलिटी को आप किस तरह भी कैश कर सकते हैं। तो अगर महिला है आप, ऐसा ग्रुप जरूर बनाना चाहिए। आरसीडब्ल्यू में एक दरखास्त करना चाहूंगी आपके चैनल से कि हर एक सोसाइटी में एक ऐसा ग्रुप जो होना चाहिए। इवन बच्चे कर सकते हैं, जो टीनेजर बच्चे हैं वो कर सकते हैं, एक रील्स बना सकते हैं कि हमारे जितने भी बड़े बूढ़े हैं या जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन हैं या घर की महिलाएं जो हाउसवाइफ है, वो किस तरीके से इन फ्रॉड से बच सकती हैं। बहुत सिंपल तरीके हैं। तो अब डिजिटल अरेस्ट भी उसी की श्रृंखला में एक पार्ट है कि उसी श्रृंखला में एक आ गई है एक चीज कि हमने आके ना डिजिटल अरेस्ट करना शुरू कर दिया। हम ड्रेस में आते हैं, हम कहते हैं कि हम वहाँ फला फला डिपार्टमेंट से हैं, आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आई है और आपने ये क्राइम करा है और आपके घर में ये पकड़ा गया है। तो इस तरीके की बातों पे ना पड़े, क्योंकि आपको हमेशा देखना है कि मेरे को अगर कोई थ्रेट कर रहा है, डिजिटली अगर कोई थ्रेट कर रहा है, तो मुझे एक बार तो पूछना बनता है कि मैं किसी ना किसी से पूछूं, किसी सीनियर से पूछिए। क्योंकि महिलाओं के साथ एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो डर बहुत जल्दी जाती है और डरने के साथ उनको लगता है कि पूछो या ना पूछो। तो ये झिझक तो हमें हटानी पड़ेगी। अगर डिजिटल युग में आ गया है तो थोड़ी सी झिझक को तो आगे बढ़ाना, मतलब इसको ना आगे नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रॉड तो फिर आपके साथ होगा ही। आप एक ही चीज से बच सकते हैं, जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से, ना कि जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने से। आपको कलेक्ट करनी है, देनी नहीं है। बिल्कुल। और जब हम अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करने में नहीं झिझक रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं तो हमें कंप्लेंट करने में भी नहीं झिझकना चाहिए। इनफैक्ट एक और सलाह ये भी है कि कोई भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल्स आते हैं आपको, उसे बिल्कुल भी पिक ना करें। सिर्फ जो नंबर आपके फ़ोन में फीड हैं, जिन लोगों को आप जानते हैं, उनके वीडियो कॉल से पिक करें, क्योंकि जो ये डिजिटल अरेस्ट का मामला होता है, ये मोस्टली वीडियो कॉल्स के ज़रिए ही देखा जाता है। इसके अलावा मैम, क्या सरकार और पुलिस की जो मौजूदा व्यवस्था है, इनसे निपटने के लिए वो इनफ नहीं है, इसीलिए ये केस बढ़ते जा रहे हैं? इसमें ना दो चीजें हैं कि अगर मैं कहना चाहूंगी दिव्या आपको कि दो चीजें हैं कि जिस तरीके से एक तो कोरोना आया और हमने कहा कि डिजिटली सब कैशलेस हो जाएंगे और हम लोग पेमेंट भी इसके लिए इसके थ्रू करेंगे, पेमेंट मोड में हमारा पेटीएम चलेगा या जो भी कुछ तरीके हैं बहुत सारे पेटीएम मोड के, तो हम इस तरीके से करेंगे। तो हमने अवेयरनेस, हमने ओरिएंटेशन नहीं दी। तो हमने ओरिएंटेशन नहीं दी और सरकार की तरफ से ये हुआ कि एकदम से अचानक बहुत सारी चीजें हुई, तो अचानक हम बहुत सारी चीजों को भूल गए बताना, क्योंकि एकदम से जब चीजें हो जाती है ना तो बहुत सारी गलतियां होने की संभावना होती है। तो अब है टाइम कि सरकार भी काम करने पे लगी हुई है कि काम करे, क्योंकि जामतारा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था किस तरह फाइनेंशियल फ्रॉड एकदम उस टाइम पे आए। और एकदम से फाइनेंशियल फ्रॉड जब होते हैं तो इसमें समझना चाहिए कि आपको जो इंफॉर्मेशन है, 4 जगह आपको तो जाना ही है। आपको एक तो एक जो चीज, अगर जो लोग सुन रहे हैं, एक साइबर क्राइम की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप प्लीज उसको पढ़ा कीजिए। जिस तरीके के नए नए क्राइम हो रहे हैं उस पे हमेशा हाईलाइट होके आ जाते हैं। आप कौन सी हेल्पलाइन पे जा सकते हैं, आपको अपना एटीएम बंद कराना है, आपको फोन के थ्रू इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, आपको बैंक में जाना है, तो ये इमीडिएट, ये बहुत जल्दी है। क्योंकि जिस तरीके से ये जो वो आया है ना कि हम डिजिटल युग आया है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन वायरल होती है, इस तरीके से आपकी पैसे चले जाते हैं, 1 मिनट के अंदर पैसे चले जाते हैं। तो 1 मिनट के अंदर ही आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आपको ये नंबर है, और ये हर एक हेल्पलाइन नंबर दिए होते हैं। आप जाइए, जाके देखिए कि हेल्पलाइन नंबर मेरे यहाँ के अगर मेरे को बैंक अकाउंट है, मेरा बैंक अकाउंट मेरे को क्लोज कराना है, उस पर आती रहती है इन्फॉर्मेशन कि आप जरूरत से ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिए। ये नंबर जो है आपके पास की शाखा का बैंक का है। इसके अलावा आप किसी को भी अपना सीवी नंबर नहीं बताइए, ओटीपी मत शेयर करिए। ये बहुत सारी चीजें हैं कि क्योंकि कहा यही जाता है आपने ही तो शेयर करा है, और जब इंफॉर्मेशन आप शेयर कर देते हैं तो हमारे पास बहुत कम तरीका होता है हमारा पैसा वापस आने का।
क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि आप इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, ओटीपी शेयर करिए, अपना पासवर्ड बताइए या आपका फ़ोन नंबर का कुछ ना, ये बहुत सारी चीज़ें आपके थ्रू ही जाती हैं, तो आप कोशिश करिए कि ना बताएँ इन सारी चीज़ों को। ठीक है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज ना करें। बाकी मैम आपसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अमर उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल हमें आते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उन तमाम सवालों को लेने की। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आप कैसे अपने सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको अपना कोई भी सवाल हमारे साथ शेयर करना है तो व्हाट्सएप नंबर जो है दी बोनस का, उस पर आप शक्ति लिखकर सवाल अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9354027995 यही वो नंबर है। इस पर आप अपने तमाम सवाल, देखिए आज की जो चर्चा है, चाहे इस तरीके का कोई सवाल हो आपका, इसके अलावा बचत निवेश से जुड़ा कोई सवाल हो, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहली कॉलर है हमारी रितिका दवे, सूरत से हैं। कह रही हैं, अगर कोई मेरे फोटो मॉर्फ करके अपलोड कर दे तो मुझे तुरंत क्या करना चाहिए? मैम क्या सलाह रहेगी आपकी, अगर ऐसा कुछ केस हो जाता है तो एकदम इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? इमीडिएटली आपको सबसे पहले तो, अगर आपका फोटोग्राफ मॉर्फ कर गया है या आपकी प्रोफाइल क्लोन कर दी, दोनों में डिफरेंस है। अगर फोटोग्राफ की बात है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि फोटोग्राफ मेरा मॉर्फ कर दिया गया है। इमीडिएटली उस पर रिपोर्ट का बटन आता है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये जो फोटोग्राफ है मेरा नहीं है। साथ में आप पुलिस पास वाले पुलिस थाने में जा सकते हैं, वहां पे अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं कि ये प्रोफाइल फोटोग्राफ मेरा अपलोड करा गया है, कृपया करके इसको हटवाया जाए। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस पे काम कर रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे जरूरी मैं ये कहती हूँ कि ये हम लोगों से भी आग्रह है कि आप बिगड़ देखे समझे फोटोग्राफ को फॉरवर्ड ना करें। जो सुबह सुबह व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ आते हैं, शायद वो मॉर्फ करे हुए फोटोग्राफ हो सकते हैं, क्योंकि एआई के थ्रू बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं जो शायद मेरा फोटोग्राफ भी ना हो, आपका फोटोग्राफ भी ना हो। पर जब फॉरवर्ड हो जाता है, चीजें वायरल हो जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है कि उस फोटोग्राफ को निकालना, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे वो चला गया है। तो इससे पहले सबसे ये एक अनुरोध करना चाहूंगी कि आप कभी भी किसी का फोटोग्राफ देखें तो उसको आगे ना फॉरवर्ड करें, और साथ में इमीडिएटली उसको एक तो रिपोर्ट करें। जितने मल्टीपल रिपोर्ट्स होंगे उतनी जल्दी हटेगा फेसबुक से या कोई भी आपका जो प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। और साथ में जितना भी पास वाला थाना है उस पर जाके लिखाइए कि ये जो फोटोग्राफ है इसकी आईडी, उसकी आईडी आ जाती है, उस आईडी का आप नंबर दीजिए। साथ में उनको बताइए कि मेरा ये फोटोग्राफ इस प्रोफाइल से शेयर करा जा रहा है बार बार, तो कृपया करके आप इसके लिए कार्रवाई कीजिए, इसको रिपोर्ट करिए। साथ में उन सारे लोगों को अवेयर कराइए इस बारे में कि ये मेरा फोटोग्राफ नहीं है, जितने कोशिश कर सकते हैं। और साथ में पुलिस तो अपना काम करेगी, साथ में आपका काम भी यही है, एक तो ना तो आपने अगर किसी और का फोटोग्राफ है वो आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, साथ में आपको रिपोर्ट करना है जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आया वो। ठीक है मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रिया बिष्ट हैं हमारी दर्शक, देहरादून से हैं, पूछ रही हैं बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है? बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए सबसे जरूरी है आप किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक मत करिए, चाहे वो डिस्काउंट कूपन हो, चाहे भी किसी भी तरीके का लुभावना ऑफर हो, मत क्लिक करिए। ओटीपी मत दीजिए। और आपको अगर आपके पास स्कैनर आ गया है कि आप मुझे 1 रुपया दीजिए और 10 रुपए भेजिए, तो आपका जो स्कैनर आता है या जिसका बारकोड वगैरह जो भी चीजें आती है, आप कभी भी पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमेशा पैसे दिए जाएंगे। तो इसीलिए तो जब भी आप, जैसे होता है ना क्यूआर कोड को स्कैन करके लोग कहते हैं कि हमारे को इस पे आपको फोटो, इसके आपके पैसे आ जाएंगे, तो आप वो चीजें ना करिए। तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि आपको लगता है ना कि अब पैसा आपके पास दुगना हो जाएगा या चीजें मेरे पास आ जाएंगी। तो फाइनेंशियल फ्रॉड सबसे ज्यादा यही है कि आपकी मानसिकता से खेला जाता है कि आपका 1 रुपया 10 रुपए में बदल सकता है। तो ऐसे इजी मनी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। इजी मनी, इजी लॉटरी, डिस्काउंट कूपन कुछ ऐसी चीज नहीं होती। बिल्कुल, और इनफैक्ट कई बार जो आपकी फूड डिलीवरी या फिर कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी वाले लोग आते हैं, उनके जरिए भी इस तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं। वो आपसे कहेंगे कि पेमेंट आपकी कैंसिल हो गई है जो आपने ऑनलाइन की थी, तो आप इस क्यूआर कोड पे कर दीजिए। जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे आपका अकाउंट खाली, सिर्फ उतनी पेमेंट भी नहीं जाएगी जितनी आपने करी है, आपका पूरा अकाउंट या फिर काफ़ी बड़ा अमाउंट उसमें से खाली हो सकता है। इसके अलावा सुषमा बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल के दीघा से, इन्होंने सवाल भेजा है, पूछ रही हैं डिजिटल अरेस्ट कॉल आने पर
सही रिएक्शन क्या होना चाहिए? मैम, ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो भी हमने स्टार्टिंग में जो हमारा केस था, नोएडा की जो महिला है, सबसे पहले आदमी किस तरीके से रिएक्ट करे जब वो कॉल उठा ले, उसके बाद वो क्या करे? क्योंकि वो तो आपको डरा देते हैं कि हमारे पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, आपके घर वाले यहाँ पर हैं, आपके घर के नीचे भी एक पुलिस ऑफिसर खड़ा है, आप कुछ भी करेंगे तो आप फंस जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में मैम फर्स्ट रिएक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, जब डिजिटल अरेस्ट होता है ना, तो आपको जो अर्जेंसी की सिचुएशन है ना, एकदम से कि आपका बच्चा एकदम से पैसे मांग रहा है, आपके बच्चे ने ये फ्रॉड कर दिया है, या ये डिस्काउंट कूपन इतनी जल्दी चला जाएगा, या जो भी अर्जेंसी की चीजें होती है ना, आप 2 मिनट का पॉज लीजिए। उस 2 मिनट के पॉज में आप आसपास के किसी भी इंसान से, या आपके बेटे की बात है, या आपकी घर की किसी महिला के बारे में बात है, तो आप उससे बात करिए और उससे पूछिए कि ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसी कोई सिचुएशन, क्योंकि इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता, कोई भी डिजिटल अरेस्ट नहीं होता। ये अवेयरनेस हमें फैलानी पड़ेगी कि कोई भी डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज नहीं होती। तो और ये सीनियर सिटीजन को बताना बहुत जरूरी है, और ये टीनेजर बच्चों को भी बताना बहुत जरूरी है। चलिए, तो आपके और भी सवाल लेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी सहयोगी जो है अंजलि, उनके पास चलते हैं, क्योंकि वो महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम का बहुत ही दिलचस्प डेटा लेकर आई है। किस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं और खासकर की महिलाओं को किस तरीके से शिकार बनाया जा रहा है। अंजलि। शुक्रिया दिव्या। और देखिए, हम नज़र डालेंगे आज की डेटा पर कि किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ ये जो साइबर क्राइम का जो अपराध है, उसका जो ग्राफ है किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि साल दर साल इसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। लेकिन अभी की जो डेटा पर हम नज़र डालें, और ये डेटा एनसीआरबी की तरफ से दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है, देखिए कितना साइबर क्राइम आखिरकार बढ़ा है साल दर साल की। अगर हम बात करें साल 2022 में, देखिए ये 10.29 लाख मामले 2022 में सामने आए थे, जो कि 127% की सालाना वृद्धि है, यानी कि ईयरली जो ग्रोथ हुई है वो 127% हुई है। 2023 की अगर हम बात करें तो 15.96 लाख जो मामले हैं वो उस दौरान सामने आते हैं। इसके अलावा देखिए 55% सालाना वृद्धि हुई, हालांकि ये 2022 से 2023 में ये जो मामले हैं कम हुए थे। ये जो डेटा हम बात कर रहे हैं ये ओवरऑल डेटा है, यानी कि महिलाओं के खिलाफ और साथ ही जो पुरुष हैं उनके खिलाफ भी ये मामले जो हैं वो सामने आए थे। 2023 में 22.68 लाख मामले सामने आए। ये मामले जो हैं वो दर्ज किए गए थे, और लेकिन इसमें जो वृद्धि हुई 42% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो लगातार बढ़ रहा है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी जब आप इस डेटा पर नजर डालेंगे कि ये साल दर साल किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। बीते 5 साल का हमने आंकड़ा लिया है। एनसीआरपी की रिपोर्ट ये बता रही है कि हर साल ये जो मामले हैं किस तरीके से बढ़ रहे हैं। एक बार नजर डालिए 2020 पर, देखिए 56,283 मामले जो हैं वो दर्ज किए गए थे 2020 में। 2021 में 72,301 मामले दर्ज किए गए, यानी कि ये मामले और बढ़े हैं। इसके अलावा 2022 की अगर हम बात करें तो यहां पर 1,31,634 मामले सामने आए। वहीं 2023 में 1,41,264 मामले, और 2024 में 1,56,938 मामले सामने आए। ये आंकड़ा जब देखेंगे 2020 से लेकर 2024 का, तो देखिए लगभग ये जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये एनसीआरपी की रिपोर्ट बता रही है कि हर साल इन मामलों में कैसे बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ तो ये दावा किया जाता है, बताया जाता है, और ये लगातार अवेयरनेस भी चलाई जाती है, गवर्नमेंट की ओर से भी बताया जाता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, कि महिलाओं की सुरक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और ये जो डेटा है ये बता रहा है कि अभी भी महिलाएं जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है और उससे बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओवर टू यू दिव्या। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपने दर्शकों के साथ शेयर किया, किस तरीके से उन्हें और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। मैम, 2020 में 56,000 से 2024 में 1,56,000 खासकर की महिलाओं के खिलाफ मामले जिस तरीके से बढ़े हैं, साइबर क्राइम जिस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपने एक चीज़ और ये भी कही थी कि जब क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाती है, घटना घटित हो जाती है, उसके बाद लोग शिकायत करने में बहुत झिझक करते हैं, खासकर की महिलाएं। मैम, बड़ी संख्या में महिलाएं क्राइम की शिकार हो रही हैं लेकिन चुप बैठी हुई हैं। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने में क्या सबसे बड़ी मुश्किल आती है महिलाओं को?
देखिए, एक तो ना बहुत बड़ी चीज हमारे समाज के अंदर भी ना ये करना बहुत जरूरी है कि अगर कोई चीज हो गई है तो एक फ्रॉड है, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी के साथ भी हो सकती है। उसमें आपको आगे उसके अंदर गॉसिप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जो मोबाइल फोन है या जो इंटरनेट है वो हमारी दुनिया में तो आ चुका है, हमारी जिंदगी के अंदर आ चुका है। चाहे बच्चों से बात करूं चाहे टीनेजर, मुझे लगता है टीनेजर के साथ जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना कि हमने फोन उनके हाथ में दिया था पढ़ने के लिए, पर वो तमाम तरीके की चीजें कर रहे हैं। जो रील कल्चर है वो बढ़ती चली जा रही है। अब उसके बाद अगर कोई क्राइम हो जाता है, एक तो एज भी ऐसी है, क्राइम हो जाता है तो बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम किसको बताएं, और उसके बाद उसको लिखवाने में लोग अवॉइड करते हैं। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज देखे हैं, सुसाइड के इश्यूज देखे हैं कि बच्चे बताते नहीं है, महिलाएं बताती नहीं है, सुसाइड कर लेती है, ऐसा कुछ काम कर लेती है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर फ्रॉड हम लोगों के लिए भी समझना बहुत जरूरी है कि ये एक ऐसी चीज है जो किसी के साथ भी हो सकती है। इसमें कुछ बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। समाज में भी हमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है कि अगर किसी के साथ कुछ अप्रिय घटना हो गई है तो उस अप्रिय घटना से आप कुछ एक सबक लीजिए और आगे बढ़िए। उस आगे बढ़ने में ये जरूरी है कि ये चीजें हमें क्या क्या नहीं करनी है। अपने पर्सनल फोटोग्राफ कभी भी शेयर मत करिए, और अगर हो गई ऐसे आपसे कोई गलती तो अपने मदर फादर, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली में आपके पेरेंट्स ही हैं, आप उनको बताइए, या आप किसी भी ऐसे विश्वसनीय स्रोत को बताइए जो आपको अच्छी सलाह दे, और उसको रिपोर्ट लिखवाना बहुत जरूरी है। मैं पुलिस से भी आग्रह करूंगी कि अगर आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट आती है बच्चों से रिलेटेड या महिलाओं से रिलेटेड, तो उसको एक संवेदनशीलता से आपको देखना चाहिए, एक सेंसिटिविटी के साथ देखना चाहिए कि किसी के साथ भी हो सकता है। अगर आप उसको एक गलत नजर से देखेंगे या आपने ऐसा क्यों कर दिया, तो बच्चे प्रॉब्लम वहां पे आती है कि हमको जज किया जा रहा है। मुझे लगता है इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जज किया जा रहा है, हम किसी को ना बताएं और ऐसी चीजें हो जाएंगी। तो अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है तो आप उसको बताइए, और जिन लोगों को बता रहे हैं वो भी थोड़ी संवेदनशीलता से सुनिए। इसी तरीके से ये आगे चलेगा, क्योंकि साइबर क्राइम तो बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका एक रीजन यही है कि हम बताते नहीं, हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, और जब बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि अगर ब्लैकमेलिंग चल रही है आपके साथ तो वो ब्लैकमेलिंग रुकेगी नहीं, वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए आपको बताना बहुत जरूरी है। अपने पेरेंट्स को बताइए, पास वाले थाने में जाइए, उसमें रिपोर्ट लिखवाइए, और जो थाने में जा रहे हैं वहां पे एक महिला जरूर होनी चाहिए, एक काउंसलर होनी चाहिए जो आपसे इस बारे में बात करे और आपको सही सलाह दे। ठीक है मैम, मुझे लगता है दोनों पक्षों के लिए ये एक अच्छी सलाह थी। जो लोग शिकायत दर्ज कराने जाते हैं और जो शिकायत सुनते हैं उन सभी को थोड़ा थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए इस पूरे मुद्दे के प्रति। चलिए, एक और हमारी कॉलर हैं, इन्होंने सवाल भेजा है। ज्योति मिश्रा पटना से पूछ रही हैं, क्या साइबर सुरक्षा के लिए महिलाएं खास ऐप्स इस्तेमाल कर सकती हैं? मैम ये बताइए कि क्या कोई इस तरीके की मोबाइल ऐप है, क्योंकि जब क्राइम ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही अगर उसका सोल्यूशन भी हो। ये तो एक ऐसी चीज है कि मैं ये कहूंगी कि आप फेसबुक पे इतने सारे लोगों को क्यों अटैच करना है। आपको लगता है कि मेरे फोटोग्राफ में नंबर ऑफ लाइक्स बढ़ जाएंगे, मैं किसी को भी ऐड कर सकती हूँ। अपने फोटोग्राफ प्राइवेट रखिए, लॉक रखिए, अपने फैमिली के साथ ही शेयर करिए। साथ में उन लोगों के साथ शेयर करिए जो आपके आसपास के लोग हैं। अननोन लोगों को अपने सर्कल में मत आने दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी है तो उसको डिलीट करिए। साथ में ट्रू कॉलर लगाइए, कि कम से कम डीएनडी लगाइए। आपके किसी ना जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास जाइए कि मुझे अननोन कॉल नहीं आनी चाहिए। वो जैसे ही मेरे फोटोग्राफ, जैसे फोटोग्राफ की बात कर रही हूँ मैं, जैसे ही आपके फोन उसमें नहीं है तो आप फोन अगर वो सेव नहीं है वो तो नंबर ऑलरेडी रिजेक्ट होना चाहिए। तो दो तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि ट्रू कॉलर आपके पास होना चाहिए। साथ में आपको पास जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें आपको यूज करनी चाहिए, कि आपको ट्रू वे ऑथेंटिकेशन यूज करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें प्राइवेट नहीं करनी चाहिए, पब्लिक करिए, और ओनली टू फ्यू सेक्टर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मेरा सर्कल कौन सा है। उनमें 3-4 सर्कल में लगाइए फोटोग्राफ और उनके साथ बातें करिए आप। चलिए ठीक है मैम, तो जैसे कि मैम ने बोला, ट्रू कॉलर, डीएनडीए, तमाम तरीके हैं जिस तरीके से आप अननोन कॉल से बच सकते हैं, और अननोन कॉलर्स ही होते हैं जो आपको इस तरीके के फ्रॉड में फंसाते हैं। इसके अलावा एक और हमारी कॉलर है मैम, नेहा सिंह भोपाल से। ये पूछ रही हैं, कह रही हैं, अगर किसी ने मुझे ब्लैकमेल किया है तो सबसे पहले किसे बताना चाहिए? इसी पर अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। मैम क्या सलाह रहेगी आपकी?
देखिए, अगर ब्लैकमेल कर रहा है तो किस लिए कर रहा है आपको? सबसे पहले तो ये चीज़ है, आपने उसके साथ फ़ोटोग्राफ शेयर करी है, कोई इंटीमेट टॉक शेयर करी है या किस तरीके से आपको ब्लैकमेल कर रहा है? या अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है तो किस तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड है? आपको समझना होगा कि वो इन्फॉर्मेशन अगर आपने दी है, आपकी तरफ से अगर फ़ोटो ट्रांसफ़र हुआ है, आपकी तरफ से कोई वीडियो ट्रांसफ़र हुआ है, क्या इंटीमेट टॉक है, जो भी है, तो ज़रूरी है अपने माँ-बाप से बात करना। बहुत ज़रूरी है। मशीनों से बात ना करिए, अपने माँ-बाप से बात करिए क्योंकि वही एक शुभचिंतक है आपके और साथ में उसकी रिपोर्ट लिखवाइए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास कि हम बच सकते हैं इन चीज़ों से क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी दिव्या, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे मम्मी-पापा कहते थे कि उन लोगों से बात मत करिए जिनको आप जानते नहीं। तो जी। आजकल यही बात है कि उन लोगों से बात मत करिए, अपने ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, अपनी बात अपने साथ प्राइवेट रखिए। तो मैं ये बात हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे कहती हूँ कि आपको लगता है सोशल मीडिया आपको देख नहीं रहा, पर सोशल मीडिया बिल्कुल देख रहा है आपको और वो आपको ट्रेस कर रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन को। कितना नंबर ऑफ टाइम्स आप इसके अंदर रील्स देखते हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप इसके अंदर रहते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप ना एक ब्रैकेट बनाइए और ब्रैकेट के अंदर कोशिश करिए कि मैं इन्फॉर्मेशन ज़रूरत से ज़्यादा शेयर ना करूँ। जी बिल्कुल मैम। इसके अलावा आंचल गुप्ता पानीपत से जुड़ी हुई हैं। इनका सवाल है, कह रही हैं साइबर फ्रॉड में फंसी रकम वापस पाने के लिए किस तरीके के प्रयास करने चाहिए? मैम ये भी मुझे एक इम्पॉर्टेंट सवाल लग रहा है। अगर कोई फंस गया है, अपने पैसे गंवा दिए हैं, तो फिर क्या कुछ करना चाहिए उसको? सबसे पहले तो अपना जो आपका एटीएम है या आपका बैंक का जितने भी इंफॉर्मेशन हो सबसे पहले ब्लॉक कराइए कि जितनी इंफॉर्मेशन क्योंकि इससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगी आप सबके सब एक चीज करिए कि एक अपने निजी जितना भी आपका बैंक अकाउंट है जहाँ पे भी खुला हुआ है आपकी बैंक की शाखा में जाइए वहां पे लिमिट लगाइए कि मैं 2000 से ज्यादा नहीं निकाल सकती। तो आपके साथ अगर कोई फ्रॉड भी हुआ है तो मेरी लिमिट दिन की सिर्फ 2500 रुपए या आपकी 2000 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड से ज्यादा होगा तो आपके पास एक अवेयरनेस आ जाएगा, एक आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जो बैंक से इशू होगा। साथ में ये भी चीज है, अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है तो आप अपने बैंक पे जाइए, इमीडिएटली अपना कार्ड ब्लॉक कराइए और साथ वाली पुलिस थाने के अंदर जाकर आप अपना ये जितना इंफॉर्मेशन दीजिए कि ये इस आईडी से मेरे पास एक फोन नंबर आया था और मैंने ओटीपी अगर शेयर किया था, जो भी तमाम तरह की इंफॉर्मेशन आपने दी है उसमें लिखवाइए और साथ में साइबर क्राइम की जितनी भी वेबसाइट है उस पर जाइए और उसके अंदर अपनी कंप्लेंट लिखवाइए। ये आपको इमीडिएट करना है। 1 2 3 4 ये आपके इमीडिएट होनी चाहिए कि जिसके बाद अगर फ्रॉड हो गया तो आपको अपना ब्लॉक कराना है, आपको साथ में आपको अपना बैंक अकाउंट मतलब ब्लॉक करा देना, एटीएम ब्लॉक करा देना, अपना बैंक की शाखा में जाइए, पुलिस कंप्लेंट लिखाइए, साइबर क्राइम के अंदर आपने कंप्लेंट देनी है। तो ये आपको इमीडिएटली करने हैं। और अगर और बहुत सारे जगह पे हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी हो गई है, वो हमारे जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड है आजकल वो ज्यादातर पैसे वापस आ जाते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो क्रिप्टो करेंसी में नहीं चेंज हुआ, पाइपलाइन में ही है, तो वापस आने के चांसेस काफी हद तक सही होते हैं। ठीक है, तो आपके पैसे वापस मिल सकते हैं बशर्ते आप जो है इमीडिएट एक्शन लें। जो भी मैम ने इमीडिएट एक्शन बिल्कुल, जो भी मैम ने स्टेप्स बताए हैं 1 2 3 4 उन्हें आपको तुरंत करना है, जैसे ही आप किसी भी तरीके के क्राइम पे शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा मैम छोटे शहरों और गाँव की जो महिलाएं हैं वो साइबर क्राइम की ज्यादा शिकार होती हुई नजर आ रही हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, हमने किसी को बताया नहीं कि अगर आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा तो आपने ओटीपी नहीं देना है। आपके पास अननोन क्लिक आ रहा है किसी भी डिस्काउंट कूपन का, उस पर क्लिक नहीं करना है। आपने इन्फॉर्मेशन जरूरत से ज्यादा नहीं शेयर करनी है। हमने अवेयरनेस ही तो नहीं करी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो ये आसपास की लोकल लोग हैं ना, जैसे या एनजीओ हो गए या सारी की सारी चीज हो गई, उनको एक अवेयरनेस कैंपेन जरूर स्टार्ट करना चाहिए। इवन हमारे जो बच्चे हो गए टीनेजर, वो कर सकते हैं काम कि ये वाली जो ओटीपी का मतलब ये होता है, आप समझिए अगर आपके पास कोई लिंक आया तो उसका मतलब ये होता है, वो फ्रॉड भी हो सकता है। कोई भी 2 दिन में पैसे आपके डबल नहीं हो जाते या बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी स्कीम्स में मत पड़िए आप। चलिए, तो मैम आपने वैसे तो बताया कि आरडब्ल्यूए के स्तर पे या फिर जो सोसाइटी के बच्चे हैं वो किस तरीके से बड़े बुजुर्गों को, महिलाओं को एजुकेट कर सकती हैं, लेकिन मैम सरकार के स्तर पे, बड़े स्तर पे किस तरीके से ठोस कदम उठाए जाने चाहिए महिलाओं की साइबर सिक्योरिटी के लिए? जैसे अभी बीच में कॉलर ट्यून था, सबको कहा था कि ये डाउनलोड करिए। जब भी हम किसी को फोन करते थे वो कहते साइबर अपराध से दूर रहिए। महिलाओं के लिए स्पेशली कहा गया था कि अगर आपको ना हमेशा रेड अलर्ट्स पता होने चाहिए कि अपने फोटोग्राफ्स को लेकर, वो साइबर क्राइम की वेबसाइट पे हमेशा होते हैं।
पर उसके लिए बहुत जरूरी है कि उनको कौन बताएगा कि आपको साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे इस तरीके के क्राइम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम अगर गांव की बात कर रहे हैं तो गांव में जैसे पंचायत घर होते हैं जहाँ पे लोग आपस में बैठ के बात करते हैं किस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं। जनधन योजना जिस तरीके से आई थी वो इस तरीके से अवेयरनेस हो सकते हैं कि आप एक चौपाल पे बैठिए, वहां पे बताइए कि किस तरीके की नई नई चीजें आ रही हैं। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि हर एक कोई तो साइबर क्राइम की वेबसाइट पे नहीं जाएगा। अब मुझे लगता है मैं भी नहीं जाती, आप भी नहीं जाते दिव्या, हम दिन में कितनी बार जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें तो रोज अपडेट होते रहते हैं। तो जो अपडेट है कि इस हफ्ते के ये वाला क्राइम हो रहा है तो वो मुझे लगता है कि वहाँ के जितने भी पंचायत में हमेशा एक तो फोटोग्राफ्स होने चाहिए और वो इस तरीके के होने चाहिए जो पोस्टर वो जो दिखाने के लिए जो शो करे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी फोटोग्राफ्स दिखते हैं तो वो काफी, जब से रेड लाइट वगैरह पे भी लगे होते हैं ना कि सिंबल्स लगे होते हैं हमेशा हर एक जगह, सिंबल्स बहुत काम आते हैं। तो इस तरीके से पंचायत घर के आसपास भी होने चाहिए, इसी तरीके से हम बच सकते हैं और ठीक है। तरीका नहीं है हमारे पास। ठीक है मैम। इसके अलावा साइबर क्राइम का खतरा हर महिला के लिए देखिए वास्तविक है। जब तक वो किसी और के साथ होता है तब तक आपको लगता है कि हाँ ठीक है, चलिए हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन अपने पर आती है उस दिन आपको मालूम होता है कि ये कितना ज़्यादा गंभीर है। इससे बचाव का पहला हथियार, जैसा कि पूरे शो में मैम ने बताया, अवेयरनेस ही है। मैम, जस्ट टू सम अप द शो, आप लास्ट में 3 टिप्स क्या देनी चाहेंगी, चाहे वो बचने के लिए हो इस तरीके के क्राइम से, या फिर जब भी क्राइम हो जाता है तो उससे निपटने के लिए हो? 3 मेजर टिप्स। सबसे पहले तो जो टीनेजर बच्चे सोशल मीडिया पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी यंगर जनरेशन है, ये एक ट्रांजिशन से जा रही है। इनको लगता है इजीली फेम मिल जाता है, हम किस तरीके की फोटोग्राफ परोस सकते हैं, हम किस तरीके के फोटोग्राफ किसी भी तरीके के कपड़े पहन के या कुछ भी कर सकते हैं, वो मत करिए। नंबर ऑफ लाइक, नंबर ऑफ रील्स के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि इजी मनी और इजी फेम बहुत खराब होता है। वो आपके लिए एक ऐसा एक दाग दे देगा आपको कि जिंदगी भर याद रहेगा। तो इन चीजों पे मत पड़िए। रील्स कम से कम देखिए, अगर रील्स आपको देखनी है तो उन लोगों की देखिए जो आपके लिए कुछ अच्छा काम करे। नेगेटिव रील्स मत देखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप जाते हैं बाजार में भी तो बहुत कम चीजें जो मेरे उपयोग की होती है मैं लेके आती हूँ, सब कुछ तो लेके नहीं उठाते। ऐसी सोशल मीडिया, हमें कचरा नहीं देखना है, हमें यूजफुल चीजें देखनी है। तो ये टीनेजर के लिए एडवाइस है कि जरूरत से ज्यादा फालतू की चीजें नहीं देखनी, रील कल्चर में नहीं पड़ना और अपने टाइम का ढंग से यूटिलाइजेशन करना है। सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2-वे ऑथेंटिकेशन रखिए। आपका अगर फोन कहीं चला जाता है या आपका कोई अकाउंट आपका हैक कर लेता है, हैकर्स भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है यारी सिचुएशन, तो 2-वे ऑथेंटिकेशन रखिए। एक आपके पासवर्ड, अगर आपका कोई यूज कर रहा है तो एक पासवर्ड आपके उसके अंदर ईमेल पे आना चाहिए और एक आपके फोन पे आना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं खुलेगा, आपका कोई भी अकाउंट नहीं खुलेगा, कोई भी आपकी चीजों को क्लोन नहीं कर पाएगा, आपके प्रोफाइल को क्लोन नहीं कर पाएगा। तीसरा, अननोन लिंक पे क्लिक मत करिए। कोशिश करिए कि आपके पास ऐसी कोई भी चीज आए तो आप उसको दूर से ही रखिए कि जरूरत से ज्यादा मैं उस पे, अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो मैं इस पे क्लिक ना करूं। साथ में आपके पास अगर फोन कॉल्स आ रहे हैं, रात के टाइम आ रहे हैं, मुझे लगता है हनी ट्रैपिंग जैसी सिचुएशन होती है या आपके जैसे ऑनलाइन डेटिंग की सिचुएशन होती है, तो इसमें भी इतने सारे फ्रॉड होते हैं। आप इन पे मत पड़िए और इन्फॉर्मेशन जरूर से ज्यादा मत शेयर करिए। कम से कम लड़कियों के लिए तो एक सलाह है कि अपने पर्सनल फोटोग्राफ मत शेयर करिए, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मत दीजिए, और वीडियो तो आप कम से कम नहीं करिए, क्योंकि वीडियो तो अपने फोन पे रखना भी बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, चलिए ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मैम बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही स्ट्रेट तरीके से मुझे लगता है सभी दर्शकों को समझाया किस तरीके से वो बच सकते हैं इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी से, और कैसे अगर वो शिकार हो भी जाते हैं जाने अनजाने में तो किस तरीके से शिकायत कहाँ दर्ज करानी है, किस तरीके से फर्स्ट स्टेप जो है लेना है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तरीके की क्रूशल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक्स अ लॉट दिव्या, थैंक यू। थैंक यू मैम। चलिए हम भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आज पूरे शो में हमने जाना कि साइबर क्राइम से किस तरीके से आप बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अनजान लिंक पर क्लिक आपको नहीं करना है। उसके अलावा अनजान कॉल से परहेज करें, फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का इस्तेमाल करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग मजबूत करें, अपनी संदिग्ध कॉल यानी कि अननोन कॉल बार बार आए तो उसे ब्लॉक कर दें, उठाएं बिल्कुल भी ना। अपराध की आशंका लगे तो पुलिस को आप बताएं, बिल्कुल आशंका भी लगती है तो भी पुलिस को रिपोर्ट करें। इसके अलावा अगर फंस जाते हैं आप
तो कहाँ शिकायत कर सकते हैं? देखिए, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP की वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। इस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। इस पर अपनी आप जो है जो भी आपके साथ अपराध हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन आप बता सकते हैं। इस कॉल पर आपको तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करानी है। और खासकर कि महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 181 ये महिला हेल्पलाइन नंबर है। इस पर भी आप अपनी जो भी आपकी शिकायत है वो तुरंत के तुरंत दर्ज करा सकते हैं। देरी नहीं करनी है। देखिए, जितनी जल्दी आप शिकायत दर्ज कराएंगे उतनी जल्दी आपको समाधान मिलेगा। इसके अलावा आज की चर्चा से ये साफ है कि महिला सशक्तिकरण डिजिटल सुरक्षा के बिना अधूरा है। साइबर क्राइम रोकने के लिए कानून, तकनीक और जागरूकता तीनों जरूरी हैं। महिलाओं की सुरक्षा ही शक्ति की असली समृद्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज के शो में जुड़ने के लिए, पूरा शो देखने के लिए। और आपको शो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और आगे भी बने रहिए दी बोनस के साथ।